यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो चलिए भाई साहब, आप बैठ जाओ सब लोग, प्लीज प्लीज बैठ जाओ तुम। अच्छा, इसको पहले बिठाओगे? बिठा दो पहले, फिर आप बैठो कॉर्नर पे। हाँ जी, उधर भी सब लोग बैठ जाओ। हाँ जी, हमारे ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे, गिरीश भाई, ऋषभ भाई, कुणाल भाई, हर्षित भाई, पूजा बहन, चलिए आशुतोष भाई। चलिए अब अपन अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेचुइटी। बोलो ग्रेचुइटी। अब एक चीज समझना, जो ग्रेचुइटी होती है वो किसको बोलते हैं? ग्रेचुइटी किसको बोलते हैं? तो अगर आप एक ही जगह 5 साल से ज्यादा काम करते हो, कितने साल से ज्यादा? 5 साल से ज्यादा, तो आप ग्रेचुइटी के लिए हकदार बन जाते हो। आप ग्रेचुइटी के हकदार बनते हो। अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए काम करते हो तो आप ग्रेचुइटी के लिए हकदार बनते हो, आपको ग्रेचुइटी मिलती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा काम होना चाहिए। अब इंडिया में एक बात बताऊं, लेबर को या वर्कर के फेवर करने के लिए ग्रेचुइटी एक्ट बनाया हुआ है, जिसको बोला जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 करके। तो 1972 करके है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, उसके हिसाब से लोगों को ग्रेचुइटी मिलती है। अब ग्रेचुइटी क्या होता है? तो जैसे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है यहां पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, उस बैंक की वेबसाइट पे दे रखा है कि ग्रेचुइटी किसको बोलते हैं। तो ग्रेचुइटी इज अ मॉनिटरी रिवॉर्ड गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर लॉन्ग टर्म सर्विस। कि भाई इतने साल दुखी हुए हो तुम करके, ठीक है, यहां तुमने मजदूरी की है, तो इसके लिए तुमको ग्रेचुइटी मिलेगी। एंड ग्रेचुइटी इज गवर्न्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, एंड ग्रेचुइटी इज अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द एम्प्लॉयर इन इंडिया। इंडिया में एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी देनी पड़ती है। अगर वो नहीं देता और अगर वो ग्रेचुइटी का हकदार है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। वो कोर्ट जा सकता है, वो जाके कोर्ट में बोल सकता है मेरे को भाई ग्रेचुइटी दिलाओ, मैंने इतने साल काम किया था, इतनी मेहनत की थी, मैं ग्रेचुइटी के लिए हकदार हूं। अब उसमें ग्रेचुइटी एक्ट में बहुत सारी कंडीशन है कि कौन कौन से एम्प्लॉय को मिलेगी, कौन कौन सा एम्प्लॉयर देगा, नहीं देगा तो क्या होगा, वो सब आपके ग्रेचुइटी एक्ट में है। हम यहां पे जो पढ़ेंगे ना, वो ग्रेचुइटी की टैक्सेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सेबिलिटी क्या होगी। अगर ग्रेचुइटी आपको मिलता है तो ग्रेचुइटी के केस में आपकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। आपको कुछ भी नहीं लिखना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। गाइस आपको लिखना नहीं है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले जो सर ग्रेचुइटी मिला, वो ग्रेचुइटी का क्या होगा एम्प्लॉय के हाथ में? क्या एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? या टैक्सेबल है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना मत। अगर आपने लिखा ना, मैं हाथ तोड़ दूंगा करके, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको यह देखनी है कि ग्रेचुइटी आपको मिला कब। अगर ग्रेचुइटी आपको मिलता है रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब आप जॉब भी चल रहा है और आपने ग्रेचुइटी भी ले ली। तो अगर ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जब आपका जॉब भी चल रहा है और आपने ग्रेचुइटी ले ली, दैट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर गाइस ऐसा हुआ तो वो जो ग्रेचुइटी है ना, वो टैक्सेबल हो जाएगी फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय का मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके लिए टैक्सेबल है अगर ग्रेचुइटी आपके जॉब के अंदर ही मिल जाती है। मतलब आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे, आपका जॉब चल रहा है, आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही अगर आपको ग्रेचुइटी मिल जाती है, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर द ऑल द एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो क्या होगा? क्योंकि आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के टाइम पे ही मिलता है। नॉर्मली जो ग्रेचुइटी मिलता है ना, वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, कि जब आपको रिसीव्ड हो रहा है ऑन रिटायरमेंट। आप जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप जॉब छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, तो क्या होगा?
अब एक चीज समझना, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिला तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है गाइस, आपको देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय कौन सा है। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिला एंड एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे टीचर्स है या फिर हॉस्पिटल में जो काम करते हैं गवर्नमेंट के डॉक्टर्स वगैरह है या आईएएस ऑफिसर वगैरह है, ये सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर हो रहा है गाइस और रिटायरमेंट के टाइम पे उसको ग्रेचुइटी मिलता है ना, तो वो ग्रेचुइटी उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 10(10) करके एक सेक्शन होती है और अंडर सेक्शन 10(10) में वो ग्रेचुइटी पूरा एग्जेम्प्ट है। ये तो दामाद जी है गवर्नमेंट के, क्या है दामाद जी, और दामाद जी रिटायर हो रहे हैं, उनको टीका लगा के भेज रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम, जो ग्रेचुइटी देंगे पूरा एग्जेम्प्ट, उनके हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिल रहा है और वो कब मिल रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, तो गाइज अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तो वो ग्रेचुइटी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अंडर सेक्शन 10(10) में एक 10(10) करके सेक्शन है, वो 10(10) में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो सर यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो क्या होगा। तो गाइस प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में भी कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10) में, बट उसकी कुछ लिमिट्स होती है। जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में भी एग्जेम्प्ट तो होता है, बट उसकी लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है, कितनी है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए कि यहां पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर वो रिटायर हो रहा है और उसको ग्रेचुइटी मिल रही है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, बट एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा। अब एक चीज समझना, आपको वापस यहां पे ये देखना पड़ेगा कि सर एक बात बताइए, वो एम्प्लॉय जो है वो पोगा एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है। अब आप बोलोगे पोगा क्या मतलब होता है, तो पोगा एम्प्लॉय मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगता है। मतलब ऐसी कंपनी है जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, हर जगह ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता, उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह होती है उस एक्ट के हिसाब से। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जिस एम्प्लॉय पे लगता है उसको हम बोलेंगे पोगा एम्प्लॉय। तो पोगा एम्प्लॉय का मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो कवर्ड होता है, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, दैट इज कॉल्ड पोगा एम्प्लॉय। तो पोगा एम्प्लॉय अगर कोई है गाइस तो उसको भी एग्जेम्पशन मिलती है ग्रेचुइटी में, लेकिन गाइस एग्जेम्पशन कितनी मिलती है उसका एक फॉर्मूला है। और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो यहां पे 3 अमाउंट है, इन 3 अमाउंट में से जो विच एवर इज लोअर रहेगा ना उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और 3 अमाउंट कौन कौन से है जिसमें विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। आप कुछ ना लिखिए, आप सिर्फ इधर देखते जाइए। तो एग्जेम्पशन निकालने के लिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले इसको जो एग्जेम्पशन मिल सकती है वो मैक्सिमम 20 लाख रुपया, तो इसमें एक अमाउंट है दैट इज मैक्सिमम 20 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल सकता है। दूसरा अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, भाई उसको मिला कितना है, कभी भी उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो ले नहीं सकता। अगर उसको मिला ही मान लो 15 लाख है तो एग्जेम्पशन 15 लाख की ही मिलेगी। एंड तीसरा अमाउंट है जो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और कैलकुलेट करना पड़ेगा 15 डिवाइड बाय 26, मल्टीप्लाई करिए आप सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब उसने सर्विस कितने टाइम तक कंप्लीट की है वो आप कैलकुलेट करिए, और जो भी विच एवर इज लोअर आएगा ना उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। देखिए इन्होंने क्या बोला, वापस से पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेचुइटी की, तो ग्रेचुइटी आपको कब मिली पहले आपको वो देखना पड़ेगा। अगर ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली, मींस आप जॉब भी कर रहे हो और आपको ग्रेचुइटी मिल गई, जॉब चल रहा था ग्रेचुइटी मिल गई, तो टैक्सेबल हो जाएगा ऑल एम्प्लॉय के लिए।
लेकिन ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। बट रिटायरमेंट के टाइम पे अगर दामाद जी को मिली, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट कर दो अंडर सेक्शन 10(10) में। लेकिन अगर आप दामाद जी नहीं हो, आप तो अदर एम्प्लॉय हो, तो अदर एम्प्लॉय के केस में भी एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन उसका लिमिट है। अब आपको देखना है आप कौन से एम्प्लॉय हो। अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, दैट इज कॉल्ड पोगा एम्प्लॉय। तो पोगा एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन एग्जेम्पशन निकालने का एक लिमिट है कि इस लिमिट तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, उसमें सबसे पहला है 15 डिवाइड बाय 26। 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे याद रख सकते हो। इंडिया में 2 फेवरेट दिन होते हैं, एक 15 अगस्त होता है, एक 26 जनवरी। तो ये कुल मिला के आधा मंथ करके, इसको आधा मंथ बोल सकते हैं। 15 डिवाइड बाय 26। दूसरा है सैलरी पर मंथ, उसका कितना था। एंड तीसरा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब उसने कितने सालों तक यहां पे दुख देखा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा है मैक्सिमम 20 लाख। विच एवर इज लोअर होगा उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये तो बात हो रही है पोगा एम्प्लॉय की। लेकिन सर अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो मान लो नॉन पोगा एम्प्लॉय है, तो क्या होगा। नॉन पोगा एम्प्लॉय का मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लग रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन पोगा एम्प्लॉय। तो नॉन पोगा एम्प्लॉय के केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और उसमें जो एग्जेम्पशन मिलेगा उसमें भी भैया 3 अमाउंट है, दैट इज विच एवर इज लोअर। तो इन तीनों में से विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। और सर 3 कौन कौन से अमाउंट है, तो लास्ट के 2 तो सेम है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीस, और उसके बाद उसके ऊपर वाला है वो भी सेम है, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, बट गाइस पहले वाले में चेंज है। अब यहां पे पहला वाला अमाउंट एग्जेम्पशन के लिए कैसे निकालने का, तो इन्होंने बोला आप एक काम करिए 1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 1/2 मतलब हाफ हो गया, लेकिन पोगा में करा रहे थे 15 डिवाइड बाय 26। मल्टीप्लाई करिए एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। डोंट वरी, सब याद हो जाएगा। हाँ, ऐसा डरने का नहीं करके, ठीक है। क्या अरे सर इतना सारा याद रखना पड़ेगा, हाँ रखना तो पड़ेगा, बट याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ देखो, मैंने बोला आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। हम पढ़ रहे ग्रेचुइटी, बोलो ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला तो ओ टैक्सेबल। रिटायरमेंट के टाइम पे मिला करके, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिला। और अगर दामाद जी को मिला तो दामाद जी को ओ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊ एग्जेम्प्ट नहीं, एग्जेम्प्ट के लिए कुछ दूसरा बोलो ना, ई एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा, ई एग्जेम्प्ट। तो अगर दामाद जी को मिला तो क्या हो जाएगा, ई एग्जेम्प्ट। बट गाइस ए भाई रुकना, हाँ आयुष को पता नहीं क्या दिक्कत है, तू उससे प्यार करता है तो क्यों बार बार तू उसको पीछे क्यों देख रहा है, जाके बैठ जा उसके पास में। भाई आदमी आदमी से प्यार करता है, ठीक है, तो भाई तू बार बार थोड़ी देर हुई और ओके थोड़ी देर हुई, चलो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अरे भैया रॉय भाई सब समझेगा। हम देख रहे ए भाई रिटायरमेंट के टाइम पे मिला, और अगर मान लो दामाद जी को मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, तो क्या बोलेंगे, ई एग्जेम्प्ट। लेकिन गाइस अगर मान लो प्राइवेट एम्प्लॉय को मिला तो एग्जेम्पशन तो मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट है। अब आपको देखना पड़ेगा वो एम्प्लॉय पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है। पोगा का मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो कि कवर्ड होता है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, मतलब जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लगता है। और नॉन पोगा मतलब जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होता एम्प्लॉय, दैट इज नॉन पोगा एम्प्लॉय। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो सबसे पहले पोगा की बात करते हैं। तो पोगा के केस में क्या है समझने की कोशिश करना। पोगा के केस में 15 डिवाइड बाय 26, दूसरा सैलरी पर मंथ, और तीसरा नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और उधर क्या है पता है तुमको, 1 डिवाइड बाय 2
एवरेज सैलरी पर मंथ एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा तीसरा अमाउंट दोनों में सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां पे आपने लिखा है सैलरी पर मंथ, आप हमको यह बताओ ये सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होगा? क्योंकि आप लिख रहे हो यहां पे सैलरी पर मंथ और वहां आप लिख रहे हो एवरेज सैलरी पर मंथ, तो क्या इन दोनों में भी फर्क है या ये सेम ही होगा? राइट आंसर इज फर्क है। गाइस यहां पे पोगा के केस में जो सैलरी पर मंथ है, सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे तो समझने की कोशिश करना। यहां लेना है सैलरी पर मंथ, और सैलरी पर मंथ का मतलब होता है कि आपकी लेटेस्ट बेसिक सैलरी कितना थी वो ले लीजिए, लेटेस्ट बेसिक सैलरी है वो ले लीजिए, और इसमें आपका लेटेस्ट वाला डीए ऐड कर दीजिए। और डीए आपको दोनों ऐड करने हैं, भले वो इन टर्म से या नॉट इन टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों डीए यहां पे ऐड हो जाएंगे। डीए जो है वो दोनों ऐड करने हैं, भले वो इन टर्म से या नॉट इन टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और चीज समझना, अगर मैं एवरेज सैलरी पर मंथ की बात करूं तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपको एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालना है, इधर देखना। तो एवरेज सैलरी पर मंथ मींस आप एक काम करिए, एवरेज ले लीजिए बेसिक सैलरी का ऑफ लास्ट 10 मंथ, मींस लास्ट के 10 महीने का एवरेज ले लीजिए। तो आपने लिया एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ, तो लास्ट के 10 महीने का आपने एवरेज ले लिया। अब एक और चीज समझना, आपको उसके साथ और लेना है एवरेज डीए, बट डीए सिर्फ इन टर्म्स वाला। जो डीए इन टर्म्स है उसका लास्ट 10 मंथ का एवरेज ले लीजिए करके, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन तो और इजी होगा, टेंशन मत लो। एंड गाइस उसके साथ साथ में आपको एवरेज टर्नओवर कमीशन, जो कमीशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो नॉर्मल कमीशन और एक टर्नओवर कमीशन, मतलब जो सेल्स पे कमीशन मिलता है। तो एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ द लास्ट 10 मंथ है, उसका आप एवरेज ले लीजिए, और जो एवरेज आएगा इसको बोला जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। अब एक चीज समझना, ये जो लास्ट 10 मंथ की आप बात कर रहे हो, तो लास्ट 10 मंथ का मतलब कौन सा? एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर अगर मान लो आप 15 जून को हुए हैं तो जून को छोड़ दीजिए, और उसके पिछले 10 महीने का आपको एवरेज लेना है। तो एवरेज का मतलब होता है यहां पे एक्सक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट वाला मंथ है उसको छोड़ दीजिए, और उसके पिछले 10 महीने का आपको एवरेज लेना है। चलिए वापस से एक बार बोलो, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है देन ओ टैक्सेबल, बट रिटायरमेंट के टाइम पे मिला, और रिटायरमेंट के टाइम पे दामाद जी को मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, तो ई एग्जाम, ई एग्जाम। अब एक बात समझना, अगर मान लो प्राइवेट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तो एग्जामेशन मिलता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये पोगा है या नॉन पोगा है। क्या देखना पड़ेगा? पोगा है या नॉन पोगा। अगर पोगा है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, नॉन पोगा है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, बट एग्जेम्पशन की लिमिट है। देखो सबसे पहला इधर क्या है, 15 डिवाइड बाय 26, 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्प्ट। बट बेटा नॉन पोगा में क्या है पता है, 1/2 मींस यहां पे 15/26 था, वहां पे है 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख। गाइस इनके केस में यहां सैलरी पर मंथ, पोगा में सैलरी पर मंथ है, मींस आप लेटेस्ट बेसिक सैलरी लीजिए और लेटेस्ट डीए लीजिए, बट डीए में दोनों लेना है, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स। लेकिन वहां पे आपको एवरेज सैलरी लास्ट के 10 महीने का लेना है। एवरेज सैलरी कौन सा लेना है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला प्लस टर्नओवर कमीशन का लास्ट के 10 महीने का आपको एवरेज लेना है। तो एक बात बताओ, इन दोनों में अगर फर्क बताना चाहूं पोगा नॉन पोगा में, तो क्या फर्क है? इधर 15/26 है और उधर क्या है? इधर 15/26 है और उधर क्या है? इधर 15/26 है, उधर क्या है? और यहां पे आपका सैलरी पर मंथ है और उधर क्या है? एवरेज सैलरी पर मंथ। और सैलरी पर मंथ मतलब बेसिक प्लस डीए दोनों ले लो लेटेस्ट वाला, और एवरेज सैलरी में आपको लास्ट के 10 महीने का एवरेज सैलरी लेना है, और बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर
कमीशन। एक बार कॉपी करिए, फिर अपने उसको समझेंगे। और एक बार कॉपी करिए बाबू। हाँ भाई साहब, देखो ये जो टॉपिक है ना, इसमें कहीं कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होगी जहां आपको रट्टा फाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया। अब देखो, जो जहां पे लॉ मेकर्स जब लॉ बना रहे थे, उनको जो चीजें सही लगी उसके हिसाब से उन्होंने ये फॉर्मूले वगैरह कुछ चीजें क्रिएट की करके, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका लॉजिक बताओ, ये क्या लॉजिक है करके, ठीक है। लॉजिक क्या होगा, 20 लाख तक एग्जामिशन देना चाहते हैं तो 20 लाख तक दे रहे हैं मैक्सिमम, बस। पंद्रह बाय 26 मतलब वो क्या सोचते हैं कि भाई आपका जो सैलरी है महीना है वो 26 दिन का महीने में आते महीने के लिए, तो 15/26 वो लॉ में लिखा हुआ है उसमें, पोगा में। चलो इतना तो कॉपी करो फिर। विवेक अभी देखेंगे टर्नओवर कमीशन मतलब जो सेल्स पे कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर कमीशन। चलिए बोलिए डन। हाँ जी, ई का मतलब होता है पोगा एम्प्लॉई एंड नॉन पोगा एम्प्लॉई। वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूं। नहीं हुआ इसके ऊपर का, हुआ ना, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। हाँ जी, क्या हुआ। डीए ब्रैकेट में लिखा है टी इन टर्म्स, इधर लिखा है डीए बोथ। अरे भाई इधर लिखा है डीए बोथ,
और इधर लिखा है DAT, मतलब इन टर्म्स। बस इतना ही स्क्रोल होगा, और क्या होगा, इतना ही लिखा हुआ है। हाँ जी, चलिए बोलिए डन। कितने लोग स्टिल राइटिंग बेटा? एवरेज सैलरी में लिखा है एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज DA ब्रैकेट में लिखा है T, मतलब DA इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ, और फिर लिखा है एक्सक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जब आप 10 महीने लेते हो तो एक्सक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ऐसा क्यों किया लास्ट के 10 महीने का? क्योंकि लोग चिटिंग कर सकते हैं कि एग्जामिशन लेना है ज्यादा, तो रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी को एकदम बढ़ा देंगे, तो एग्जामिशन बढ़ जाएगी ना उनकी। तो इसके लिए इन्होंने बोला लास्ट के 10 महीने का एवरेज। तो लॉ मेकर्स ने थोड़ा सोच समझ के ही बनाया है। पोगा एम्प्लॉय में ऐसा होता नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सैलरी यहां पे लिखा हुआ है सैलरी DA बोथ, बोथ का मतलब दोनों, इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स दोनों। यहां लिखा है DA इन टर्म्स। क्या हुआ? एक्सक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ये लिखा है एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ। हाँ, DA के आगे क्या लिखा है? रे बोला ना, यहां DA बोथ लिखा है, यहां DA इन टर्म्स लिखा है। चलिए चलिए बोलिए डन। कितने लोग स्टिल डूइंग? चलिए बोलिए डन। हाँ जी, अब एक बात समझना। अबे ए स्तुति, टर्नओवर कमीशन का मतलब होता है जिसको टर्नओवर के बेस, जैसे जो सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको टर्नओवर कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर कमीशन। अब आप इधर देखना एक बार, ए भाई गाइस, यहां आप बोल रहे हो सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने सर 26 साल और मान लो 5 महीने की सर्विस की है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में कितना टाइम लेंगे? 26 साल लेंगे या राउंड ऑफ करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे फ्रैक्शन का?
तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि देखो अगर पोगा एम्प्लॉय है, बोलो क्या है, पोगा, पोगा एम्प्लॉय है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते टाइम अगर आपका फ्रैक्शन जो है वो 6 महीने से ज्यादा है, कितना है, कितना है, 6 महीने से ज्यादा है, तो उसको राउंड ऑफ करना है। ये पोगा में होगा, मैं लिखवाऊंगा नोट, अभी आप रुक जाइए। अगर मान लो जब पोगा एम्प्लॉय की बात करेंगे और पोगा एम्प्लॉय के केस में अगर आपको ऐसा दिख जाता है 26 ईयर्स एंड 7 मंथ ऑफ द सर्विस, तो आपको यहां पे 27 ईयर्स लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो 6 महीने से ज्यादा है। अगर फ्रैक्शन आपका 6 महीने से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 6 महीने से ज्यादा है तो यहां पे आपको राउंडेड ऑफ करना है। लेकिन गाइस अगर फ्रैक्शन 6 महीने का ही होता, जैसे 26 ईयर एंड आपको एग्जामिनर दे दे 6 मंथ, तो बेटा यहां पे आपको 26 ईयर ही लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा नहीं है। अगर 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा होता तो यहां पे अपन क्या करते, 27 ईयर ले लेते, बट यहां पे फ्रैक्शन एग्जैक्टली 6 महीने का है, तो आपको बेटा नीचे वाले में राउंडेड ऑफ करना है। और अगर मान लो किसी का 26 ईयर एंड 4 मंथ दे रखा है, तो यहां पे आपको 26 ईयर ही लेना है। ऐसा करना है पोगा में। तो पोगा एम्प्लॉय में अगर आपका फ्रैक्शन है वो 6 महीने से ज्यादा है, देन यू हैव टू राउंडेड ऑफ। लेकिन जो नॉन पोगा है ना, उसमें फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, भले कितना भी हो। जो नॉन पोगा जो रहेगा, नॉन पोगा के केस में गाइस आपको फ्रैक्शन को ऑलवेज इग्नोर करना है, भले कितना भी हो। जैसे मान लो आपको 26 ईयर ऐसा दे दे, 26 ईयर एंड 11 मंथ, तो भी आपको क्या करना है, 26 ईयर्स ही लेना है। अगर यहां पे दे दे 26 ईयर्स एंड 4 मंथ, तो भी आपको जो है वो 26 ईयर्स ही लेना है। एंड 26 ईयर्स एंड 6 मंथ दे दे, तो भी आपको कितना लेना है, 26 ईयर्स ही लेना है। तो कुल मिला के यहां पे जो फ्रैक्शन है वो इग्नोर होगा। तो पोगा के केस में आपको ईयर का फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ करना है। अगर वो फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा है तो आपको राउंडेड ऑफ करना है। अगर मान लो 6 महीने से कम है तो छोड़ देना है। और नॉन पोगा में तो फ्रैक्शन कितना भी हो, भले 11 महीने का है, तो भी आपको उसको इग्नोर करना है। लिखो एक नोट, इसके बाद लिखो एक नोट, लिखिए इन केस ऑफ पोगा एम्प्लॉय, नोट नंबर 1, इन केस ऑफ पोगा एम्प्लॉय, in case of poga employee, if fraction of month, in case of poga employee, if fraction of month is more than 6 month, in case of poga employee, if fraction of month is more than 6 months, then it should be rounded off. In case of poga employee, if fraction of month is more than 6 month, then it should be rounded off. Then it should be rounded off. Example लिखो जो बोर्ड पे दिख रहा है, 26 ईयर एंड 7 मंथ, तो 27 ईयर, 26 ईयर एंड 6 मंथ, तो 26 ईयर। चलिए दूसरा लिखिए, नोट नंबर 2, इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉय, इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉय, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर। इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉय फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर, मतलब राउंडेड ऑफ पोगा में होगा, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर यहां पे। तो इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉय फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, 26 ईयर एंड 11 मंथ, 26 ईयर्स, 26 ईयर एंड 4 मंथ, 26 ईयर, एंड 26 ईयर एंड 6 मंथ, 26 ईयर्स।
चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो मतलब पोगा में होगा करके, ठीक है, राउंडेड ऑफ। क्या बोला मैंने? पोगा में होगा, नॉन पोगा में नहीं होगा, राउंडेड ऑफ, ठीक है। पोगा में होगा, नॉन पोगा में नहीं होगा। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 1। कशिश भाई, कशिश भाई, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, अपन करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। वाओ, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 21। चलिए आ जाइए सब लोग, आ जाइए सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2024। इसी साल बेचारा रिटायर हो रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 26 ईयर एंड 8 मंथ ऑफ द सर्विस। तो बंदे ने 26 साल और 8 महीने तक दुख देखा वहां पे, इतना जो है वो सर्विस वहां रेंडर्ड किया, उसके बाद रिटायर हो रहा है। एंड रिसीव द ग्रेचुइटी ऑफ 15 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज। भाई उस टाइम पे उसको जो 15 लाख रुपया ग्रेचुइटी मिला है और रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है। अब उसने सर्विस दी है 26 साल 8 महीने की। अब आपको बोला है बेसिक सैलरी उसका 50,000 पर मंथ था रिटायरमेंट के टाइम पे। डियरनेस अलाउंस उसका 10,000 पर मंथ है, मतलब डीए है वो 10,000 पर मंथ है, लेकिन 60% ऑफ विच इज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। जो इनटर्म्स वाला है वो 60% है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में कैलकुलेशन में आएगा वो मान लो यहां 60% है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। कमीशन जो है वो उसका 1% कमीशन है टर्नओवर का, टर्नओवर पे उसको 1% कमीशन मिलता है, और 12 महीने का टर्नओवर दे रखा है 1 करोड़ और 20 लाख है, वो 12 महीने का कमीशन है। बोनस दे रखा है 25,000। आपसे पूछा क्या है? आपसे इन्होंने पूछा है कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुइटी। उसकी टैक्सेबल ग्रेचुइटी कंप्यूट करो। 3 केसेस में ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पोगा। अगर मान लो वो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और पोगा एम्प्लॉय है, तो उसकी ग्रेचुइटी कितनी टैक्सेबल होगी? अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड नॉट कवर्ड अंडर द पोगा, तो कितनी ग्रेचुइटी टैक्सेबल होगी? एंड अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दामाद जी हो गए, और दामाद जी के केस में क्या होता है? ई एग्जेम्प्ट। तो दामाद जी के केस में तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। दामाद जी है वो तो भाई एग्जेम्प्ट है, बट बेटा 2 केसेस में कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अपन चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करके। आ जाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 21। वाओ, इसमें थाला फॉर द रीजन कैसे हुआ? अच्छा 437 थाला फॉर द रीजन। चलिए अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए, और पार्ट ए में क्या है? ही इज प्राइवेट एम्प्लॉय, ही इज प्राइवेट एम्प्लॉय, ही इज प्राइवेट एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पोगा। पोगा है, पोगा। प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। टैक्सेबल ग्रेचुइटी, तो उसका टैक्सेबल ग्रेचुइटी कितना होगा?
टैक्सेबल ग्रेचुइटी कितना होगा, तो वो हम आपको बताएंगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले उसको एक्चुअली ग्रेचुइटी मिला कितना है, कितना 15 मिला है, इसमें से एग्जेम्पशन कितना आएगा, तो लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होगा। अब एक बात समझना, एग्जाम कितना होगा, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। एक बार रुक जाओ ना, रुको ना प्लीज, रुको ना, मत करो ना, रुको, ठीक है, रुको, कॉपी मत करो प्लीज, रुको प्लीज, रुक जाओ, हाँ रुको। एग्जाम कितना होगा बोलो, पोगा है, पोगा में एग्जेम्पशन मिलता है। कुछ भी अगर किसी ने लिखा, अरे भाई मैं मना किया है लिखने का, तू पागल है क्या, इनके तो हाथ नहीं, इधर देखो, तो यहां पे बाल, इतने बड़े बाल काट लेंगे कोई तुम्हारे, ठीक है, इधर देखो, हाँ इधर देखो, जब बोला है भाई रुक जाओ तो ये लिख रहा है, देख क्या, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आयुष हमारा खास है, ठीक है, हाँ इधर देखो, भाई हमारा भाई, तो देखो इधर देखो, मैंने बोला अगर वो, इधर देखो, यहां पे आपका एग्जेम्प्ट कितना होगा, क्या बोला, एग्जेम्प्ट कितना होगा अंडर सेक्शन 1010, क्या बोलेंगे अंडर सेक्शन 1010। तो कंप्यूटेशन ऑफ, अपन टैक्सेबल ग्रेचुइटी ले रहे हैं, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ उसमें से एग्जेम्प्ट लेने का, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, इधर देखो बेटा, 3 अमाउंट है, तीनों में से विचएवर इज लोअर लेने का, कितनों में से, तीनों में से विचएवर इज लोअर। देखो बड़ा सिंपल है, इधर देखो सब लोग इधर देखो, एक तो बड़ा सिंपल है कि आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, 20 लाख का, ये अमाउंट तो बड़ा सिंपल है। दूसरा आपको लेने का एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्या बोलने का, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड कितना हुआ है, 15 लाख हुआ है, हाँ भाई। अब तीसरा देखो, जब भी अगर अपन पोगा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पोगा की, अगर पोगा की बात करेंगे तो पोगा के केस में यहां पे क्या करने का, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब एक बात बताओ, विच एवर इज लोअर, देखो पोगा के केस में 15 बाय 26, 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब एक चीज समझना, आप 15 बाय 26 तो एज इट इज लिख लीजिए, 15 बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ। अब एक बात समझना, पोगा के केस में आपको क्या करने का, कि जब भी आप सैलरी पर मंथ लेते हैं ना, तो पहले आपको लेने का कि भाई बेसिक सैलरी कितना है, तो बेसिक सैलरी कितना है, 50,000 है, और उसके बाद आपको लेने का डीए, और डीए में दोनों ही लेने का, भले वो इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है। डीए कितना परसेंट दे रखा है, अरे डीए कितना परसेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, और उस 10 डीए, टोटल डीए कितना है, 10,000, तो 10,000 जो डीए है वो एज इट इज यहां पे ले लेंगे, तो हमारी सैलरी पर मंथ कितनी हो जाएगी, 60,000, कितनी हो जाएगी, 60,000। तो यहां पे ले लीजिए आप 60,000 पर मंथ, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कि उसने सर्विस कितना रेंडर्ड किया है, तो आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 26 साल 8 महीना है, लेकिन पोगा में होगा क्या, राउंडेड ऑफ, तो पोगा में राउंडेड ऑफ होगा, तो पोगा में होगा, तो पोगा में राउंडेड ऑफ करना है, तो आपको कितना लेना है, यहां पे 27 ईयर, तो यहां पे आपने लिया 27 ईयर्स, तो निकालिए अमाउंट कितना आता है, 9,34,615। तो तीनों अमाउंट में से आपका लोअर वाला अमाउंट आया, दैट इज द 936,615। तो गाइस जो भी बचेगा ना उतना आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना टैक्सेबल होगा, 5,65,385 है, इतना ग्रेचुइटी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट, क्या कौन सा,
9,36,000 लिखा गया मैंने। ओ भाई साहब, 934,615 है, उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब रुको, एक बार रुको, कुछ मत लिखो मत प्लीज। अगर अपन पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी की अगर अपन बात करें तो पार्ट बी में अपन क्या लेंगे कि अगर वो बंदा प्राइवेट एम्प्लॉय है एंड नॉट कवर्ड अंडर द पोगा तो क्या होगा। इधर देखना बेटा, इधर देखना। यहां पे अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, कुछ नहीं लिखना है आपको, रुक जाइए। ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 तो क्या होगा। तो देखिए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है वो आपका 15 लाख है। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना मिलेगा, तो ध्यान देना यहां पे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो गाइस यहां पे 3 अमाउंट, इन तीनों में से लोअर, यहां पे लास्ट वाला तो बड़ा फिक्स है, दैट इज द 20 लाख रुपीस। उसके ऊपर वाला जो है वो क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हमको पता है कितना है, 15 लाख रुपया। अब एक बात बताओ, उसके बाद क्या करने का। देखो, जब अपन नॉन पोगा की बात करेंगे ना, तो नॉन पोगा के केस में गाइस क्या करने का आपको, नॉन पोगा जो है वो नॉन पोगा के केस में यहां पे लेने का 1/2 मल्टीप्लाई बाय आपको करने का एवरेज सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब एक बात समझना, सबसे पहले 1/2 जो है उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, 1/2 एज इट इज ले लीजिए। अब आपको एवरेज सैलरी पर मंथ है वो आपको निकालना है। तो अपन देखिए एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे, तो सबसे लीजिए एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। रुक जाइए बाबू, रुक जाइए। एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। एक बात बताइए, लास्ट के 10 मंथ का एवरेज सैलरी 50,000 ही होगा, क्योंकि गाइज इन्होंने दे रखा है 50,000 सैलरी है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो भैया लास्ट के 10 मंथ का एवरेज करोगे तो भी 50,000 ही आएगा ना। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे 5 लाख, डिवाइड बाय 10 करोगे 50,000। हाँ भाई, समझा मैंने जो बोला वो। तो लास्ट के 10 महीने का आप एवरेज करोगे तो 50,000 ही आएगा ना। अब एक बात समझना, एवरेज लेना है डीए, बट डीए इन टर्म्स वाला है यहां ऑफ द लास्ट 10 मंथ। एक बात बताइए, आपका डीए कितना, 10,000 है, बट 10,000 में से मैं बताऊं आपका इन टर्म्स वाला सिर्फ 60% है। तो आपके बेटा लास्ट के 10 महीने का एवरेज लोगे तो भी 6,000 होगा। अब एक बात बताओ, आपको लेना है अपने टर्नओवर कमीशन का एवरेज ऑफ द लास्ट 10 मंथ। एक बात बताओ ना, टर्नओवर आपका है कितना, 1,20,00,000 का टर्नओवर है। इस पे कमीशन कितना मिला है, 1% मिला है, और 1% मतलब 1,20,000 कमीशन मिला है आपके 12 महीने के लिए। अरे बोलो हां। तो एक महीने का आपका कमीशन कितना आ गया, 10,000 आया। भाई एक बात बताओ, आपका टर्नओवर 1,20,00,000 पूरे साल का दे रखा है और आपको बोला है कि 1% कमीशन मिलेगा, तो हमको पूरे साल में मिला के कमीशन 1,20,000 मिला है। और 1,20,000 को जो कमीशन है वो भैया 12 महीने में मिला है, तो एक महीने का कितना हुआ, 10,000। तो एक महीने का 10,000, तो बेटा 10 महीने का एवरेज करोगे तो भी तो 10,000 ही आएगा। तो यहां पे आपका जो कमीशन है वो आपका 10,000 आ गया। तो मुझे बताइए टोटल कितना हो गया, 66,000। तो आपका एवरेज सैलरी पर मंथ है वो बाबू यहां पे 66,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। इसमें बताइए कितने महीने लोगे आप, इसमें आपको 26 मंथ ही लेना है, क्योंकि ये नॉन पोगा है। पोगा में होगा, यहां पे राउंडेड ऑफ नहीं होगा। तो बेटा यहां पे बताइए कितना अमाउंट आया, 8,58,000। 8,58,000, 15 लाख और 20 लाख, लोअर कितना आ गया, 8,58,000। तो वो लेस कर दीजिए, आपके पास जो बचेगा दैट इज कॉल योर टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ये आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा 6,42,000। इतना आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा। अब देखो लास्ट पॉइंट, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता
तो आप क्या लिखते? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 15 लाख और माइनस एग्जेम्प्ट पूरा 15 लाख। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता। समझा या नहीं समझा? समझा। कॉपी करो। पार्ट बी में 6,000 कैसे आया था? क्योंकि 10,000 है वो आपका डीए है और 60% इन टर्म्स है। बोलो यहां तक झालं? हाँ जी। ये नॉट लिखा है, ही इज प्राइवेट एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड बाय पोगा।
यहां नीचे डिवाइड बाय 12 क्यों करा? क्योंकि आपका 1,20,000 का कमीशन 12 महीने का है, तो एक महीने का होगा 10,000 और 10 महीने का एवरेज भी होगा 10,000। टर्नओवर में लास्ट 10 मंथ का लेके भी कर सकते थे आप, तो लास्ट के 10 मंथ का टर्नओवर होता है 1 करोड़ और उस पर 10% करते हो तो 1 लाख। आपको एवरेज सैलरी लेनी है 10 महीने की, तो बेटा यहां पे आपका 10,000 ही आता। वो तीसरा आपको करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। अरे करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, क्या ए बी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? बोनस का कुछ नहीं करना, क्या करना है? ग्रेचुइटी का ही पूछा था इसमें। हाँ, स्टेप उसमें क्या करना है? अरे लेस करना है, एग्जाम 100% पूरा। क्या खजूर लड़की है यार, क्या बोल रही है? ई एग्जेम्प्ट ऐसा लिखना है, ई एग्जेम्प्ट। हाँ भाई, अरे यार ऐसा लिखना, ऐसा देखो यार, क्या बताए यार, क्या बोले यार, मतलब लो पार्ट सी, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इसको लिखो ग्रेचुइटी रिसीव्ड 15 लाख और फिर लिखो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 15 लाख। बस देखो डीए हाँ जी, हाँ जी, चलिए ए भाई, हमने पढ़ा ग्रेचुइटी, बोलो ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी। चलो आप में से कोई सॉन्ग सुनाएगा? एनीवन? एनीवन? चलो भैया आ जाओ आप। सबको ये पता है कि कोई और अच्छा गाता है, बट उसको खुद को ही पता नहीं वो गाता है नहीं। तो भाई जब आप ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हो, आप खुद ही आ जाओ करके, ठीक है? अरे आ गया क्या? ओ भाई, एनीवन? चलिए चलिए चलिए, आप में से ऐसा कोई बंदा जो ऐसा कोई जोक वोक सुनाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन, एनीवन टैलेंटेड पर्सन? हाँ हाँ, रैपर भी चलेगा हमको, आ जाओ कोई ऐसा, कोई हनी सिंह बादशाह? कोई नहीं है? एनीवन? साइली आ रही है, साइली, यस। चलो साइली आ जाओ। कभी भी किसी को ऐसे उठाना हो तो क्या कर देगा, बाजू के 4 लोग खड़े हो जाने का, तो उसके ऊपर अपने आप प्रेशर आ जाता है। भाई साहब आ रही है, गाना गा ले। अरे बहुत सारे लोग बेचारे डिमांड में है।
चलो आ जाओ, आप आ जाओ। सब साथ में अब क्या गाएंगे? साथ वाला नहीं, कोई ऐसा अकेला वाला। वो अपना वेद कहाँ गया? वेद, वेद आ जा, तू आ जा। वेद आ जाएगा। ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, ठीक है। वेद बड़ा डिमांड में है। वेद, वेद आया पहले दिन और मेरे को बोलता है मेरे राखी बांध दो। मैंने राखी बांध ली। दूसरे दिन तोड़ के आ गया राखी, ठीक है, और ना होमवर्क करके आया। चलिए, हाँ, ये जोक सुनाएगा। वेद में जो, वेद में टैलेंट बहुत भर भर के पड़ा है, ठीक है, कूट कूट के भरा हुआ। इधर आओ। तो सब लोग जितने भी ऑनलाइन वाले उनको हाय बोलो, जैसे प्रधानमंत्री हो। सो वेद, क्या मतलब, व्हाट यू लाइक टू परफॉर्म? गाना, स्टैंड अप, कहानी, कविता? गाते ही हो? चलो, ये माइक भी आ गया तुम्हारे लिए। हेलो, चलिए। तो आपके लिए ये एक मतलब गाना पेश करने जा रहा है। उधर देख के, क्या मेरे को दिक्कत नहीं, ठीक है? क्या मेरे को देख? मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन पहले बता दिया करो, मैं गिटार ला लूंगा। ओ भाई साहब, ये वो वाले बंदे हैं भाई साहब, जो समझ रहे हो आप, जो गिटार वाले। चलो हम बताएंगे इनको गिटार लाने के लिए एक दिन। ये गिटार भी बजाता है करके, सीख रहा है अभी करके, ठीक है। तो कोई बात नहीं सर, मेरे को याद नहीं है मैंने कब सीखा था। इतनी बचपन में सीखा हूँ मैं। ओ भाई साहब, जैसे बचपन में इसने सीखा था। जैसे सबको चलना आता है वैसे मेरे को गिटार आता है बस। जैसे सबको चलना आता है वैसे इसको गिटार आता है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, आप उधर देख के एक साइली के लिए गाना गा लो, ठीक है। समझ लो गिटार ये लोग टेबल पे बजाएंगे, ठीक है। चलो, नहीं बहुत अच्छा गाना गाता है ये। लेट्स सिंग अ सॉन्ग फॉर साइली। अब सब लोग साइली की तरफ देखेंगे। चलो। ला 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 ला, हे 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 आहा। चांद बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो है आके पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिलाना, होना है तुझ में फना। चांद पे बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड। कल सीख के आना और जाओ बैठो। गिटार लेके आना 2 दिन बाद, ठीक है। जब आपको बताएंगे हम कौन से दिन लेके आना, ठीक है। हाँ, देखते ऐसे फालतू फेंक रहा है, बता रहा है। उस दिन बोलेगा गिटार पे खराब हो गया और वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। मैं भूल गया और ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक दिन गिटार लेके आएगा, ध्यान रखना। हाँ, और इसने क्या बोला, मैं बचपन से मैं चलना सीख रहा था, तब से मैं गिटार सीखा हूं। हम देखते हैं तुम कितने बड़े ऐसे मतलब हो, ठीक है। हमने आज तक यूट्यूब पे तुम्हारा वीडियो तो नहीं देखा, हमने आज तक यूट्यूब पे हमने तुम्हारा वीडियो तो नहीं देखा आज तक। क्यों नहीं डालते यूट्यूब पे? फ्री में परफॉर्म नहीं करता तो हम दे देंगे 10 रुपए। ये बोलता है मैं फ्री में परफॉर्म नहीं करता हूं, ठीक है। मतलब अभी किया है बट अभी तो चलो चलो कोई बात नहीं, ये फ्री में परफॉर्म नहीं करता। इसको हम उस दिन देंगे 1-1 रुपया, ठीक है। यहां रखना एक कटोरी, ठीक है। जो चाहेगा मन में आए 1-1 रुपया देंगे हम, 2 कटोरी। वेद लेकिन बंदा जोरदार है, कुछ बंदे में कॉन्फिडेंस है, कुछ भी, ठीक है। मतलब इसकी एक चीज अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और बंदा क्या साइली के लिए गाना गाया है, बट बंदा कंटिन्यूसली देख भी साइली को ही रहा था, पता है। हाँ, और साइली हंस रही थी भाई साहब, क्या बताया आपको।
हाँ जी, चलिए। ए भाई, अपन पढ़ रहे थे, इधर देखिए सब लोग, हम लोग, हाँ, मेरा गला इतना गला, मेरे को लगता है एक दिन गला बंद हो जाएगा। मैं बोला कभी कभी अभी भी हो जाता पढ़ाते पढ़ाते, तो दैट ड्यू टू द गला। ओके, तो मैं अब चांद सिफारिश नहीं गा सकता ना, ठीक है। ये बोलते हैं साईं बाबा का गालो। ये इनका बस चले तो मेरे को 2 हाथ में पत्थर भी दे दे, ठीक है। और वो ट्रेन में गाता है ना बच्चा, ठीक है भाई साहब। चलो, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, मैं सीख के आऊंगा कल। मेरा गला खराब है भाई, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। चलो, अभी 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 विशाल सर आ रहे हैं, वो एक गाना गाएंगे, ठीक है। अगर नहीं गाया ना, कल का लेक्चर ही नहीं होगा। विशाल सर एक गाना गाएंगे, और वो भी कुछ हरभरे के झाड़ पे करके, ठीक है। ऐसा गाना गाएंगे आपको लगेगा कहां से आया है, बट विशाल सर जोरदार गाना गाएंगे। अभी अभी विशाल सर के आते, चलिए, नहीं अभी आज नहीं, और किसी, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी है। इधर देखो, चलो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? ग्रेचुइटी, बोलो ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी 2 टाइम, एक तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही मिली, मतलब आप जब जॉब कर रहे थे तभी ग्रेचुइटी मिली, तो फुल्ली टैक्सेबल, बोलो फुल्ली टैक्सेबल। बट रिटायरमेंट के टाइम पे मिला, दामाद जी को मिला तो एग्जेम्प्ट। बट भैया अगर अदर को मिला तो एग्जेम्पशन मिलेगा, बट एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अगर वो पोगा एम्प्लॉय है तो 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। अब एक चीज समझना, अगर वो नॉन पोगा एम्प्लॉय है, बोलो क्या है? नॉन पोगा एम्प्लॉय, तो एग्जेम्प्ट कितना मिलेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। अब एक चीज समझना गाइस, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा 2 जगह काम कर रहा है, होता है ना, और वो दोनों जगह से रिटायर हो गया, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 20 लाख का ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से उसने ग्रेजुएटी लिया, वहां पे एग्जेम्पशन उसने 17 लाख का ले लिया, और फिर दूसरी जगह से और एग्जेम्पशन लिया, ग्रेजुएटी लिया, वहां 10 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया। ऐसा नहीं, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 20 लाख का मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 लाख। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बंदा एक कंपनी से अब रिटायर हो गया, अब रिटायर हुआ, उसको ग्रेजुएटी मिली और एग्जेम्पशन उसने मान लो 15 लाख का ले लिया, 15 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया। फिर उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, और दूसरी कंपनी ज्वाइन करके 10 साल बाद वहां से रिटायर हुआ, वहां से एग्जेम्पशन और ले लिया, मान लो 10 लाख का एग्जेम्पशन लिया। ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन भर में, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन मैक्सिमम 20 लाख की ले सकते हो। कितनी ले सकते हो? मैक्सिमम 20 लाख की ले सकते हो। लिखो नोट, इसके लिखो नोट नंबर, हेलो, लिखो नोट नंबर, लिखो नोट नंबर। अच्छा, 2 बार लिख लेंगे हम सर ऐसे तो, ठीक है। लिखो नोट नंबर। नोट नंबर 1, इफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, इफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, if gratuity received from more than one employer, in the same previous year, then maximum exemption can be claimed, is rupees 20 lakh. Then maximum exemption can be claimed is rupees 20 lakh. Maximum exemption can be claimed is rupees 20 lakh. Note number 2 लिखो, if gratuity already received by employee, note number 2, if gratuity already received by employee, if gratuity already received by employee
फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉयर in earlier previous year and in the current previous year he received gratuity from other employer. Then limit of rupees 20 lakh is reduced by exemption claim earlier. Then limit of rupees 20 lakh is reduced by exemption claimed earlier. Then limit of rupees 20 lakh reduced by एग्जेम्पशन क्लेम अर्लियर. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं. एक बात समझो, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राजू. बंदे का नाम क्या है? राजू. बोलो राजू. अब राजू क्या है करता है? राजू पहले भी एक बार रिटायर हो चुका है. मान लो राजू 2016 में रिटायर हुआ था और उस टाइम रिटायर्ड हुआ था, उस टाइम उसने मान लो एग्जेम्पशन लिया था अंडर सेक्शन 10(10) का, और वो एग्जेम्पशन मान लो 9 लाख था. बोलो कितना था? 9 लाख. उस टाइम उसको ग्रेचुइटी मिला था और उसने मान लो पहले एग्जेम्पशन 9 लाख का लिया था 2016 में. उसके बाद उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और अब 2024 में दूसरी कंपनी से रिटायर हो रहा है. तो अब जब रिटायर हो रहा है ना, तो अब जब आप 3 अमाउंट लोगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो जहां पे आप मैक्सिमम 20 लाख लेते हो ना, उसकी जगह मैक्सिमम आपको 11 लाख तक का ही एग्जेम्पशन मिलेगा. क्योंकि बाबू जब आप ऑलरेडी 9 लाख का एग्जेम्पशन पहले ले चुके हो, 9 लाख जो है वो 9 लाख का एग्जेम्पशन पहले ऑलरेडी ले चुके हो, तो अब आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन 11 लाख रुपए तक और ले सकते हो. तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन जब आप 3 अमाउंट कैलकुलेट करोगे, तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरे वाले में जो मैक्सिमम 20 लाख लेते हैं ना, उसमें से हम क्या करेंगे कि भाई 20 लाख में से ऑलरेडी 11 लाख का एग्जेम्पशन आपने 9 लाख का एग्जेम्पशन आपने पहले ले लिया है, तो अब आपको मैक्सिमम 11 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा. अरे बोलो समझा के नहीं समझा? यस. अब लिखिए अगला नोट नंबर 8 या 7 कौन सा है? पेंशन. नोट नंबर कौन सा? पेंशन. नोट नंबर 7 लिखिए पेंशन. एक बात समझिए, पेंशन जो होती है, पेंशन किसको बोलते हैं? हाँ, पेंशन किसको बोलते हैं? रिटायर होने के बाद जो मंथली सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड योर पेंशन, उसी को बोलते हैं. लेकिन गाइस है ना, पेंशन 2 तरीके की होती है. 2 तरीके का मतलब, एक तो होती है तुम्हारी अनकम्यूटेड पेंशन. अनकम्यूटेड का मतलब क्या होगा? अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब जो आपने देख रखा है, दैट इज मंथली पेंशन. बोलो मंथली पेंशन. जो मंथली पेंशन मिलती है, जैसे आपके दादाजी रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद उनको हर महीने जो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मंथली पेंशन. इसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन. एंड गाइस ये अनकम्यूटेड पेंशन होता है ना, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय. बोलो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय. ऑल एम्प्लॉय मतलब आपके जितने भी एम्प्लॉइज है, मतलब एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल है. तो आपके दादाजी, आपने देखा होगा, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या दादी जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो टीचर वगैरह थी, रिटायर हो गई, उनको मंथली पेंशन मिलती है, क्या वो टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस. तो ध्यान रखना, जो मंथली पेंशन होती है ना, वो हमेशा टैक्सेबल होगी सब एम्प्लॉय के लिए. भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा टैक्सेबल होगी.
लेकिन गाइज अगर आप कम्यूटेड पेंशन ले लेते हो, ये तो अनकम्यूटेड है, कम्यूटेड किसको बोलेंगे आप बताइए? कम्यूटेड किसको बोलेंगे? कम्यूटेड का फुल फॉर्म मतलब क्या हुआ? कम्यूटेड का मतलब क्या हुआ? कम्यूटेड का मतलब हुआ कि आपने एक साथ में पेंशन ले ली। मतलब यहां पे मंथली लेते थे, हर महीने आप ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड अंडे। लेकिन वहां मुर्गी ही मार दी आपने, ठीक है? आपने बोला ये अंडे कब लेते रहेंगे, छोड़ो ना, अंडे नहीं चाहिए हमको, मुर्गी दे दो एक बार में, और मुर्गी खा गए आप करके, ठीक है? कम्यूटेड पेंशन ले लिया आपने। तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन। बोलो क्या बोलेंगे? लमसम पेंशन। एंड गाइज जो लमसम पेंशन आपको मिलती है, वो लमसम पेंशन आपको मिलती है, उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। और उसमें आपको यह देखना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई साहब एम्प्लॉय कौन सा है। अगर इसमें दामाजी है, दामाजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो जो लमसम पेंशन मिलती है ना, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)A। बोलो क्या बोलेंगे? 10(10)A। लेकिन गाइज अगर वो तुम्हारा अदर एम्प्लॉय है, एक बार के लिए रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अदर एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको यह देखना पड़ेगा, रुक जाओ उसके बाद बनाना आप लोग। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आपको ग्रेच्युटी मिली है या नहीं। अगर आपको ग्रेच्युटी ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव्ड, आपको ग्रेच्युटी भी मिली है, मींस आपको ग्रेच्युटी मिली है, तो यहां पे गाइज आपको एग्जेम्पशन तो मिलेगा, लेकिन यहां पे आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगा ना, वो रहेगा टोटल पेंशन का, जितनी आपकी टोटल पेंशन बनती है उसका जो है वो सिर्फ 1/3 है, वो एग्जेम्प्ट होगा। मींस टोटल पेंशन जो बनती है उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, और ये एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)A में ही। लेकिन मान लो आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिसको बेचारे को ग्रेच्युटी नहीं मिली है, ग्रेच्युटी है आपको नहीं मिली है, तो लॉ मेकर्स यहां पे एग्जेम्पशन आपको थोड़ी ज्यादा दे देंगे। और लॉ मेकर्स बोलते हैं इसके केस में आपका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगा वो अंडर सेक्शन 10(10)A ही रहेगा, और वो आपका टोटल पेंशन जो आपकी बनती है उसका हाफ जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, मतलब 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए वापस पढ़ा रहे हैं पूरा पेंशन। बोलो पेंशन। एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन, बोलो अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है आपको हर महीने जो पेंशन मिलती है, जो आपके दादाजी दादी जी मामा मामी रिटायर्ड है करे, ठीक है, उनको जो पेंशन मिलती है वो हर महीने मिलती है, दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड महीने का पेंशन मिलेगा, वो सबके लिए टैक्सेबल है, भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन गाइज अगर आप एक साथ में ले लेते हो, आप मुर्गी ले रहे हो, यहां अंडे ले रहे हो, तो अंडे तो टैक्सेबल है, लेकिन आप मुर्गी मार के खा जा रहे हो, बोले हमको तो पेंशन है ना एक साथ में दे दो, पूरी पेंशन हमको, ये महीने महीने में कोई मजा नहीं आ रहा, हमको तो एक साथ में दे दो, कम्यूट करके दे दो, लमसम में दे दो। अगर आप लमसम में लेते हो और आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा बट पूरा नहीं मिलेगा। देखा जाएगा कि क्या आपको ग्रेच्युटी मिल रही है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, हाँ ग्रेच्युटी तो मिल रही है हमको, तो फिर आपकी टोटल पेंशन का 1/3 है वो एग्जेम्प्ट होगा। मींस टोटल पेंशन का 33.33% है वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हम आधा एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब टोटल पेंशन का 1/2 है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं पूरी बात करूं, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, पेंशन के केस में 2 पार्ट। सबसे पहले अनकम्यूटेड पेंशन, बोलो अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन किसको बोलते हैं? मंथली पेंशन। किसको बोलते हैं? मंथली पेंशन, जो हर महीने मिलती है, वो क्या हो जाएगा सबके लिए? ओ टैक्सेबल। लेकिन अगर मान लो कम्यूटेड एक साथ में ले लिया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या हो जाएगा? ई एग्जेम्प्ट। बट अगर अदर एम्प्लॉय है तो उसमें एग्जेम्पशन का एक रूल है,
कितना एग्जाम्प्ट होगा? क्या उस बेचारे को ग्रेचुइटी भी मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जाम्प्ट, और ग्रेचुइटी नहीं मिल रही तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कॉपी करिए, चापो। दीपक एक बार तू घर पे जाके देखना ना, वो ग्रेचुइटी के 2 नोट समझ में आ जाएगा। पेंशन अगर फैमिली मेंबर को मिलती है तो अपन ने अदर सोर्सेज में पढ़ा था ना, फैमिली पेंशन। भाई अगर मान लो पेंशन फैमिली मेंबर को मिलती है तो हमने अदर सोर्सेज में पढ़ा था फैमिली पेंशन, अगर आपको याद रहेगा तो। फैमिली पेंशन पढ़ा था ना अदर सोर्सेज में। मैंने बोला तो उसमें अपने सैनिकों को अगर मान लो घर वालों को मिली तो टैक्सेबल नहीं होती, ऐसा बताया था। जिसको वीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला। हाँ विशाल सर है, 1 मिनट। विशाल सर आपको रोज नया गाना सुनाएंगे। चलो ये कॉपी हो गया आप लोगों का। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट।